हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1982 में रिलीज हुई अंडररेटेड स्लैशर मूवी दैट स्क्रीम्स का ब्रेकडाउन, जिसे डायरेक्ट किया था डेविड नेल्सन ने, म्यूजिशियन रिकी नेल्सन के भाई। इस मूवी के और भी नाम हैं जैसे हाउस ऑफ डेथ या नाइट स्क्रीम्स, जो कि पुरानी स्लैशर्स के होते ही थे। अभी 2021 में ये मूवी ढूंढ ढांड के ब्लूरे पे रिलीज की गई थी अच्छी क्वालिटी में। और आपको पता ही है कि स्टोरी के नाम पे इसमें कुछ नहीं होगा। फिर भी चलिए ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रात में रेल की पटरी के पास बह रही रिवर के पास, जहां पे एक जवान कपल की बड़ी बातचीत चल रही थी। फॉर अ चेंज इस बार कार में नहीं बल्कि बाइक पे टेड और एंजी आए हैं 10 बजे निकलने वाली ट्रेन देखने। 10 बजते ही ट्रेन तो आ गई, लेकिन उसके शोर में किसी ने एक साथ उन दोनों के गले घोट दिए और बाइक समेत दोनों को रिवर में फेंक दिया। ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम आते हैं उस टाउन में जिसमें वो दोनों रहा करते थे। टेड एक स्टोर में काम करता था जिसका मालिक उसके काम पे ना आने से परेशान है। मालिक ने शेरिफ एवरी को बोल दिया कि अगर टेड कहीं पे दिखे तो उसे समझा देना, वरना काम से निकाला जाएगा। उसी स्टोर में काम करती है लिली, जो अपनी ग्रैंड मदर एग्नेस के साथ अकेली रहती है। लिली का एक बॉयफ्रेंड था जो डॉक्टर बनने के लिए शहर चला गया था। उसके बाद से उसने कभी भी लिली से कोई कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए ये प्यार व्यार से दूर ही रहती है। और इसकी ग्रैंड माँ की भी यही सलाह है। लिली की माँ इसे जन्म देते वक्त ही मर गई थी और लिली का बाप कौन है ये बात किसी को नहीं पता, ग्रैंड माँ को भी नहीं। इसके बाद हम बॉब और कैथी को देखते हैं जो समर वेकेशंस के लिए टाउन में आए हुए थे। पर अब कुछ दिनों बाद कैथी अपने रास्ते चली जाएगी और बॉब अपने रास्ते। बॉब मनी मन कैथी को पसंद करता है लेकिन कह नहीं पाता। कल टाउन में मेला लगने वाला है तो बॉब ने सोचा है कि कल वो कैथी को अपने दिल की बात बता देगा। फिलहाल ये दोनों बेसबॉल कोच नील मार्शल के असिस्टेंट्स के तौर पे काम करते हैं। इत्तेफाक से डॉग सोल्जर्स और द डेसेंट के डायरेक्टर का नाम भी नील मार्शल है। खैर, कोच का काफी सारा सामान गायब हो चुका है जो चुराया है शेरिफ के बेटे केसी ने। केसी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, इसलिए वो किसी के साथ बात नहीं करता, लेकिन वो कोच को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसलिए दूर से उसे देखता रहता है और मौका मिलने पे उसकी चीजें भी चुरा लेता है। कोच बॉब और कैथी को लेकर बार में पहुंचा जहाँ पे वेट्रेस है रमोना, जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। फिर भी वो कोच के साथ चक्कर चलाना चाहती है, बल्कि टाउन में वो इसलिए बदनाम है कि वो कई सारे लड़कों को यूज कर चुकी है। केसी भी उनमें से एक है। कुछ साल पहले केसी और रमोना कार में जा रहे थे, तभी कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें रमोना तो बच गई थी पर केसी की हालत कुछ ऐसी हो गई। उसके बाद रमोना ने केसी को भी छोड़ दिया और केसी की इस हालत के लिए केसी के माँ बाप रमोना को ही दोषी मानते हैं, पर रमोना कोई परवाह नहीं करती। अब यहाँ पे हमें बिना बात के टेड और एंजी की बॉडीज नदी में बहते हुए दिखाई जाती हैं, क्योंकि सीन चेंज करना था, दिन से रात करनी थी। रात को लिली स्टोर से अपने घर जा रही थी ट्रेन ट्रैक से होते हुए, तभी अचानक लिली डर गई क्योंकि सामने से ट्रेन आ गई। वो तो अच्छा हुआ बस डरी, मरी नहीं। और ये सब केसी भी देख रहा था। उधर रमोना भी घर जाने की तैयारी में थी कि तभी किसी ने उसके ऊपर मशैटी घुमा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि तब तक वो दरवाजा बंद करके अंदर जा चुकी थी। अगले दिन मेले में पूरा टाउन जमा हो गया। कैथी और बॉब, लिली की ग्रैंड माँ, केसी, कोच और रमोना भी अपने ग्रुप के साथ, जिसमें है उसका बॉयफ्रेंड टॉम, शीला का बॉयफ्रेंड वॉकर, सैंडी और डिडल। सैंडी भी वॉकर को पसंद करती है और डिडल सैंडी को पसंद करता है। वहाँ पे शेरिफ भी था और केसी की माँ भी आई हुई थी जो लिली की ग्रैंड माँ के साथ टाइम बिता रही थी। मेला भी ऐसा था जिसमें पैसे देकर किस मिल रही थी। बच्चों के लिए अलग प्राइस और बड़ों के लिए अलग। झूलों के बजाय बच्चे सारा पैसा वहीं पे लगा रहे थे। फिर वहाँ पे लिली की बातचीत शुरू हो गई कोच के साथ, और ये देखकर सारा नाम की लड़की जल भुन गई क्योंकि वो भी कोच के चक्कर में है। गुस्से में उसने कोच की कार का नाश मार दिया। फिर जाके मेले के बाहर बैठ गई, तभी किसी ने तीर मार के उसे घायल कर दिया। ऐसे जान बचाकर वो कैरोसल तक पहुंची, लेकिन किसी ने वहीं पे उसका दम घोट के उसे मार डाला। इस बीच रमोना के ग्रुप ने प्लानिंग कर ली थी कि रात को हम सब रिवर के पास जाकर पार्टी करेंगे। उसके बाद अगर मूड बना तो पास वाले कब्रिस्तान में भी चले जाएंगे और वहां भी थोड़ी मौज कर लेंगे। इस प्लान में उन्होंने बॉब और कैथी को भी शामिल कर लिया और उन दोनों ने शामिल कर लिया कोच को। फिर कोच ने शामिल कर लिया लिली को। बॉब ने कैथी को अपने दिल की बात भी बता दी और उसकी बात बन भी गई। अब हम सबको जान गए, सबके बारे में जान गए, तो आते हैं सीधा मुद्दे पर। रात में केसी अपनी टॉय ट्रेन के साथ खेल रहा था और जब उसकी माँ घर आई तो केसी ने उन्हें बताया कि सारा ने कोच के साथ अच्छा नहीं किया उनकी कार खराब करके। तो उसकी माँ बोली कि कोच का सामान चुराना भी उतना ही गलत है और ये लड़के लड़कियां जो अकेले में छुप के करते हैं ना, वो भी उतना ही
ही गलत है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसा उसकी माँ इसलिए कहती है ताकि अब वो लड़कियों से दूर रहे, पर शायद इससे उसके मन में हेट बढ़ रही है। उधर कोच अपने घर में नहा रहा था तो रमोना चुपके से उसके घर में घुस आई अपनी इच्छा पूरी करने, पर कोच ने ऐसा होने नहीं दिया। उसे ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं, क्योंकि उसकी खुद की माँ इसी वजह से टाउन में बदनाम थी। पर गुस्से में रमोना बाहर निकली तो बाहर उसे मिल गया शेरिफ, जो फिर वही बात कर रहा था कि तेरी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ। पर रमोना उसे अवॉइड करके वहां से चली गई, क्योंकि उसे रिवर के पास पहुंचना था। कुछ देर बाद जब कोच अपनी कार निकालने के लिए गैरेज में पहुंचा तभी उसके ऊपर भी अटैक हो गया। इसी बीच केसी की मां ने शेरिफ के पास फोन करके उसे बताया कि केसी घर से गायब है, तो शेरिफ निकल पड़ा उसे ढूंढने। वो कोच के घर पहुंचा क्योंकि केसी वहीं पाया जा सकता है, लेकिन कोच का घर खाली पड़ा था। शेरिफ गैरेज में पहुंचा तो उसे कार पे लगा हुआ खून दिख गया, जो कि ऊपर से टपक रहा था, और जैसे उसने ऊपर देखा तभी लाश भी नीचे टपक गई। उधर रिवर के पास रमोना का ग्रुप जमा हो चुका था, लेकिन सैंडी वहां पे बोर हो रही थी, इसलिए वो अकेले रिवर में नहाने चली गई। और नहाते नहाते उसके पास आ गई टेड और एनजी की बॉडीज। वो जाकर बाकियों को बताती उससे पहले किसी ने उसे भी मारकर रिवर में 3 बॉडीज कर दी। बहुत देर बाद भी जब सैंडी वापस नहीं लौटी तो सब उसे ढूंढने निकले, और तभी बॉब, कैथी और लिली भी वहां पे पहुंच गए। तो सैंडी को भूल भुलाकर उन सब ने डिसाइड किया कि चलो कब्रिस्तान में चलते हैं। कब्रिस्तान में जाकर लिली उन्हें एक हॉरर स्टोरी सुनाने बैठ गई कि एक रात तेज बारिश आ रही थी। एक लड़की अपने घर में अकेली थी अपने डॉग के साथ, और बाहर एक मेनियाक खुला घूम रहा था। लड़की अपने रूम में लेटी थी और तसल्ली के लिए बार बार अपना हाथ नीचे लटका रही थी, ये चेक करने के लिए कि उसका डॉग उसके साथ है या नहीं। जब भी वो हाथ नीचे लटकाती कुत्ता उसका हाथ चाटने लगता, जिससे उसे तसल्ली मिल जाती। काफी देर तक वो ऐसे ही करती रही। हर 5 मिनट में वो हाथ नीचे करती और कुत्ता उसका हाथ चाट लेता। फिर भी डर उसके मन में बना हुआ था, क्योंकि घर में से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। आखिर में वो उठकर चेक करने गई। आवाज बाथरूम में से आ रही थी, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने उसके कुत्ते को चीर कर लटका रखा था। वो आवाज टाइल्स पे उसका खून टपकने से आ रही थी। बहुत खौफनाक दृश्य था, पर उससे भी खौफनाक वो था जो सामने मिरर पे कुत्ते के खून से लिखा हुआ था। सामने लिखा था कि मेनियक्स भी हाथ चाट सकते हैं। ये स्टोरी तो इस मूवी से भी ज्यादा अच्छी थी। जैसे स्टोरी खत्म हुई तेज बारिश होने लगी और मेनियक भी वहां पे पहुंच गया। पास ही में एक खाली पड़ा घर था, तो पूरी गैंग उस घर में चली गई। बस डिडल अकेला आउट हाउस में गया तो बाकी सब ने सोचा कि चलो इसके साथ प्रैंक करते हैं। लेकिन जब वो आउट हाउस तक पहुंचे उनके खुद के साथ प्रैंक हो गया, क्योंकि अंदर उन्हें डिडल की लाश मिली, उल्टी लटकी हुई। बॉडी को जल्दी से उतार कर वो घर के अंदर लेकर आ गए, और फिर तो बस पैनिक मच चुका था। वो आकर अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन जैसी कार में बैठा मशैटी उसके ऊपर घूम गया। उसके पीछे पीछे शीला भी आई, पर जैसी वो आके बैठी वॉकर का सर अलग होके नीचे गिर गया। उन दोनों के पीछे टॉम आया तो टॉम को दोनों के सर अलग हुए मिले। डर के मारे वो वापस भागा, लेकिन पैर उसके कांप रहे थे। इसी वजह से एक खुदी हुई कब्र के अंदर गिर गया, और जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो मेनियक ने उसके दोनों हाथ काट डाले। अब घर में बचे थे लिली, कैथी, बॉब और रमोना। मेनियक घर के अंदर घुसना चाह रहा था, इसलिए चारों ऊपर की तरफ भागने लगे, लेकिन पुरानी सीढ़ियां टूटी हुई थी, जिस वजह से रमोना सीढ़ियों के बीच में फंस गई। और जब बॉब ने जोर लगाकर उसे ऊपर खींचा तो उसके 2 टुकड़े हो गए। बाकी तीनों ऊपर पहुंचे तो पीछे पीछे मेनियक भी आ गया, और यहाँ पे रिवील हुआ कि मेनियक है कोच। लड़का लड़की जो अकेले में करते हैं वो उसे भी पसंद नहीं आता, उसकी माँ की वजह से। बचपन में ही वो एक मजाक बन चुका था, और ऐसे बेइज्जती सुन सुन के बड़ा हुआ, जिसका उसके दिमाग पे गहरा इंपैक्ट रह गया। और अब क्योंकि बॉब और कैथी भी बिगड़ चुके हैं, इसलिए अब वो भी नहीं बचने वाले। कोच ने उन पे भी अटैक कर दिया, लेकिन लिली ने उसका अटैक फेल कर दिया, ग्लास के टुकड़े से उसका गला चीरकर। कोच ढेर हो चुका था, लेकिन स्लैशर्स का रोल तो याद है ना। किलर एक बार फिर आता है फाइनल स्केयर के लिए। कोच भी दोबारा उठा, लेकिन पागलपन में खुद ही विंडो से नीचे गिर गया। इतने में शेरिफ भी वहां पे पहुंच चुका था, और कोच के गैरेज में जो इसे बॉडी मिली थी वो इसके बेटे केसी की थी। केसी आया होगा कोच का सामान लौटाने, तो कोच ने उसे भी लपेट डाला। शेरिफ ने देखा कि कोच अब भी जिंदा है, तो शेरिफ ने खुद उसका खेल खत्म कर दिया, उसके चेहरे में गोलियां घुसाकर पूरा फेस ही ब्लास्ट कर दिया। फिर पुलिस वगैरह आई, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। ये थी 80s की एक और स्लैशर जो सैडली कल्ट क्लासिक तो नहीं है, इसकी कोई फॉलोइंग नहीं है, क्योंकि कुछ तो ये बहुत रेयर थी अब तक, और दूसरा इसमें जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं वो भी वैसे नहीं हैं जो बाकी 80s की मूवी से टक्कर ले सके। पर जो इसकी सेटिंग है, ट्रेन की पटरी, रिवर साइड, कब्रिस्तान वगैरह, वो कुछ अलग है, और जो इसमें ट्विस्ट वगैरह जो थ्रिल थे वो भी सबसे अलग है। एक और सवाल जो कई लोग पूछते हैं कि ये सब पुरानी स्लैशर सेम होती हैं, फिर भी इन पे वीडियो क्यों लाते हो? क्योंकि 80s में ही हॉरर जॉनरा बूम हुआ था। कॉम्पिटिशन इतना था कि हर हफ्ते कई
कई मूवीज रिलीज होती थी और उसी कंपटीशन की वजह से जॉनरा इवॉल्व हुआ। इतने सारे सब जॉनरास निकले के पूछो मत। 80s की हॉरर लिस्ट देखो एक बार, अकेली स्लैशर ही इतनी बनी थी कि कोई गिनती नहीं है। और आज के जो नए डायरेक्टर हैं उन्हें CGI के बजाय बड़ी बड़ी मूवीज में भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स चाहिए। वो सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी इसी एरा में फाइन हुए थे। हर मूवी में अलग तरह के इफेक्ट्स दिखेंगे क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से ट्राई कर रहा था कि मेकअप से हम कितना कुछ कर सकते हैं या फिर ऑन कैमरा हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उन्हीं की वजह से इतना निखार आया कि मॉडर्न हॉरर मूवीज में सबको प्रैक्टिकल इफेक्ट्स चाहिए। तो ये 80s की स्लैशर्स इसलिए लाता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। और मैं तो सिर्फ वीडियो लाता हूँ, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी कंपनीज है जो खोई हुई स्लैशर्स को ढूंढ ढूंढ के वापस रिलीज करते हैं अच्छे प्रिंट में। अभी एक और स्लैशर ढूंढी गई है, वो भी जल्दी रिलीज होने वाली है। वैसे स्लैशर्स पे वीडियो बनाने की बहुत बड़ी सजा देता है यूट्यूब, कहीं भी नोटिस कर लेना। पर फिर भी 80s का माल तो आता रहेगा, भले स्टोरी सेम हो या ना हो, भले ही महीने में एक वीडियो आए, पर इनकी बात अलग है। स्लैशर्स की प्लेलिस्ट में इनका होना जरूरी है, बस इसीलिए लाता हूँ। वो भी 200 तक ले जानी है ना, तो निराश मत हुआ करो। नई पुरानी हर तरह की वीडियोस यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। स्लैशर्स भी इस चैनल का पार्ट है। अब जल्दी 200वीं थ्रिलर आएगी, उसके बाद देखना क्या क्या आता है। एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो लाइक जरूर किया करो, और लाइक से भी ज्यादा जरूरी है कमेंट्स, उससे सबकी राय पता चल जाती है। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर सकते हो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सदमे से बचा ले। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, कौन सी वीडियो आ रही है, कब आ रही है, कौन सी मूवी आ रही है, सब कुछ। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।